गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 11th क्लास के लिए 12th क्लास के लिए सीए फाउंडेशन एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम बेसिक अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हमने लायबिलिटीज़ तक डिस्कस कर दिया था लास्ट क्लास में कि लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। अब हम उसी टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम बेसिक टर्म इसलिए सीख रहे हैं कि आपको अकाउंटिंग अगर समझनी है तो पहले बेसिक टर्म्स को आपको आना चाहिए, तभी आप अकाउंटिंग को ढंग से समझ सकते हैं। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी चल रही है। फर्स्ट है असेट। असेट का मतलब कोई नॉर्मल लैंग्वेज में आपसे पूछते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बिजनेस में आती है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस यूज़ के लिए और जो हमें लॉन्ग टर्म में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देती है। इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब वो मॉनेटरी बेनिफिट देती है। उसको यूज़ करके आप कोई चीज़ बना सकते हैं। जैसे कोई मशीन है, आप उसे यूज़ करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई सर्विस देते हैं, तो फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है। इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी बेनिफिट वो आपको दे रही है, प्लस आपने उसे नॉट फॉर रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं खरीदा है। दोनों कंडीशन अगर पूरी होती हैं किसी भी थिंग्स में, किसी भी गुड्स में, तो वो बिजनेस में असेट कहलाती है। पहली कंडीशन क्या है? इट इज़ परचेज फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट दैट इज़ प्रोवाइडिंग फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एंड सेकेंड वन क्या है? नॉट फॉर रीसेल पर्पस, आपने उन्हें बेचने के लिए नहीं खरीदा है। अब हम इसे पढ़ लेते हैं। एनीथिंग विच इज़ इन द पोजेशन और इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके पोजेशन में, आपके अधिकार में है और वो प्रॉपर्टी है बिजनेस की, इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स। आपको किसी से कोई पैसे लेने, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन असेट। In other words, anything which will enable a business enterprises to get a cash or benefit in future is an asset। मतलब आपको कुछ भी फ़ायदा मिलेगा फ्यूचर में, उससे कोई कैश मिलेगा या मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, तो वो आपके लिए असेट कहलाता है। असेट आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट द राइट ऑफ विच आर ओन और कंट्रोल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल। उसका ऑनरशिप आपके पास में होती है, आप उसको कंट्रोल करते हैं और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वो आपको देता है। इसी से एक और डेफिनेशन है, असेट आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। ये कोई भी वैल्यूएबल रिसोर्स हो सकता है, कीमती रिसोर्स हो सकता है, ओन बाय अ बिजनेस, जो बिजनेस ओन करते हैं, ऑनर बिजनेस है, विच आर एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट। जिससे आप मनी कॉस्ट में, यानी ऑब्वियसली उन्हीं ट्रांजेक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता है। According to the above definition, there are three main characteristics of an asset। यानी asset में minimum 3 characteristics होनी चाहिए। The resources must be valuable, वो कीमती चीज़ होनी चाहिए। The resources must be owned by the business, और वो आपकी ownership होनी चाहिए, आपका कंट्रोल होना चाहिए उस चीज़ पर। The resources must be acquired at a measurable money cost, और आपने जो उस resources की कोई measurable money cost में होगा, यानी आप उसे मेज़र कर सकते हैं मनी में वो कितनी वैल्यू की वो asset या प्रॉपर्टी है। और इन शॉर्ट अगर कोई पूछे तो आप बोलेंगे असेट मींस एनीथिंग विच जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगी इन लॉन्ग टर्म्स, प्लस नॉट परचेज फॉर रीसेल पर्पज। ये बोलेंगे ज़रूर, इसमें तो नहीं लिखा पर आप बोलेंगे कि नॉट परचेज फॉर रीसेल पर्पज, आपने उसे रीसेल पर्पज के लिए नहीं खरीदा है, तो फिक्स असेट के पार्ट हो जाएंगे। जैसे फिक्स असेट होती हैं, असेट भी अभी आप पढ़ेंगे, दो तरह की होती है। अगर आपने रीसेल पर्पस के लिए खरीदा है जिसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर मिल जाएगा, तो आप उन्हें करंट एसेट बोलते हैं। नॉन करंट एसेट मतलब ऐसी कोई भी एसेट जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदी है। एसेट दो पार्ट में डिवाइड होती है। एसेट जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदी है प्लस नॉट फॉर रीसेल, उन्हें आप नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। नॉन करंट एसेट रेफर टू दोज एसेट विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यू यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड आर नॉट मेंट फॉर सेल। आपने उन्हें बेचने के मोटिव से नहीं खरीदा है, वो फिक्स एसेट होती है। नॉन करंट एसेट भी आप इन्हें बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट एसेट आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, कोई आपने 1 साल से ज़्यादा के लिए कहीं पे कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया। फिक्स एसेट्स सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो जो नॉन करंट एसेट होती हैं वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदी जाती हैं। वो लॉन्ग टर्म पर्पस मीन एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर, और उन्हें रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदा जाता है। फिक्स एसेट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, फिक्स एसेट को फर्दर डिवाइड किया गया है। टेंजिबल एसेट में जो दिखाई देती हैं, जिन्हें आप फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट होती है, जैसे बिल्डिंग, कंप्यूटर एक्सेट्रा। टेंजिबल एसेट आर दोज एसेट विच कैन बी सीन एंड टच, जिन्हें आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। इन अदर वर्ड विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, such as land and building, plant and machinery, computer, motor vehicles और furniture etc। इंटेंजिबल एसेट मतलब ऐसी एसेट जिनको आप देख नहीं सकते पर आप फील कर सकते हैं। फील मीन्स आपके पास एक राइट होता है, आप उस अधिकार को, राइट को यूज़ करके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, तो वो इंटेंजिबल एसेट होती हैं। इंटेंजिबल एसेट आर दोज एसेट विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होता है,
यानी वो दिखाई नहीं देती हैं, एंड दस कैन नॉट बी सीन और फेल्ड। फॉर एग्जाम्पल ऑफ सच एसेट आर गुडविल। गुडविल मतलब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, उसका अच्छा नाम है, वो गुडविल हो गया। पेटेंट, कोई न्यू इन्वेंशन आपने की, कोई नया फार्मूला बनाया, कोई नई आविष्कार की है, कोई चीज़ इन्वेंट की है। कॉपीराइट आप समझते हैं, मूवी बुक्स पे होता है कि बिना ऑथर की परमिशन के लिए आप उसकी बुक एज इट इज़ पब्लिश नहीं कर सकते हैं, तो कॉपीराइट आपको परमिशन लेनी होती है, तो राइट होता है उस ऑथर के पास, और परमिशन फ्री में नहीं मिलेगी, आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा। तो जितने साल के लिए उसने आपको परमिशन दी, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल, तो वो आपके लिए असेट हो जाएगा, राइट। ट्रेडमार्क, आप कोई किसी का ट्रेडमार्क लोगो इस्तेमाल करना चाहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कोई भी टैली, एसएपी, ओरेकल, ये सब इसमें कवर होंगे, एटसेट्रा। इंटेंजिबल एसेट आर ऑल्सो वैल्यूएबल एसेट, ये भी वैल्यूएबल एसेट होती है। फॉर एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ पेटेंट। पेटेंट मतलब कोई न्यू इन्वेंशन या नो हाउ, नो हाउ मतलब टेक्निकल नॉलेज, नो हाउ को बोलते हैं कोई टेक्निकल नॉलेज है। बिजनेसमैन इज एबल टू प्रोड्यूस गुड्स, आप उसके बिहाफ पे कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, एंड हिज गुड विल हेल्प इन अट्रैक्टिंग कस्टमर इजीली, और आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट जो फिक्स एसेट होती हैं, उसमें अपन नॉन करंट एसेट, उसमें तो एक फिक्स एसेट हो गई, और एक आप जो टेंजिबल भी हो सकती है और इंटेंजिबल भी हो सकती है, जैसे पेटेंट। इसे और समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए एड्स की दवाई अभी नहीं बनी है, राइट। आप मिस्टर बी एक साइंटिस्ट है, इसने एड्स की दवाई का एक फार्मूला बना लिया कि इस फार्मूले से एड्स की दवाई बनाई जा सकती है। अब मिस्टर बी तो साइंटिस्ट है, इसका कोई प्रोडक्शन प्लांट नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, तो जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई भी कंपनी, सी लिमिटेड एक कंपनी है, सिप्ला या सी लिमिटेड, ये इस साइंटिस्ट से कांटेक्ट करती है कि ये फार्मूला हमें दे दीजिए, हम इस फार्मूले को यूज़ करके एड्स की मेडिसिन बनाएंगे और पब्लिक को बेचेंगे। तो ये साइंटिस्ट फ्री में तो देगा नहीं, ऑब्वियसली पैसे चार्ज करेगा, राइट। कंसिडरेशन चार्ज करेगा अपने इंटेंजिबल एसेट्स, आपको जो दे रहा है पेटेंट, उसको फार्मूले को यूज़ करने के लिए। तो मिस्टर बी ने सी कंपनी को 5 साल के लिए फार्मूला दिया, और ये 5 करोड़ रुपए चार्ज कर रहा है, या 50 करोड़ मान लेते हैं, 50 करोड़ रुपीज़ ये चार्ज कर रहा है सी लिमिटेड से। तो सी के पास राइट आ गया कि 5 साल तक वो बी का फार्मूला यूज़ करके मेडिसिन बना सकती है और पब्लिक को बेच सकती है। तो सी के लिए कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होगा, इकोनॉमिक मतलब मॉनिटरी, फ्यूचर में सी को मॉनिटरी बेनिफिट मिलेगा, दवाइयाँ बेचोगे तो प्रॉफिट होगा आपको। पर इसको एक 50 करोड़ का पेमेंट करना पड़ा, तो ये 50 करोड़ का पेमेंट पेटेंट के लिए क्या है इसने, तो सी लिमिटेड के लिए क्या हो गया, असेट हो गया। सी लिमिटेड के लिए असेट माना जाएगा, कब तक, 5 साल के लिए। 5 साल बाद ये फॉर्मूला आपको बी को वापस करना होगा, या रिन्यू भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वो फर्दर 5 ईयर 10 ईयर के लिए आपको पे कर वापस फॉर्मूला अलाउ कर दिए, पर उसके लिए फिर से आपको अमाउंट पे करना होगा। तो आई होप इस समझ में आ गया होगा। पेटेंट और ऐसे कॉपीराइट हो सकता है, राइट, ऐसे कोई ट्रेडमार्क हो सकता है, कोई लाइसेंस हो सकता है, माइंस वगैरह होती है तो लाइसेंस देना पड़ता है। इसी तरह कोई फ्रेंचाइजी हो सकती है कि फ्रेंचाइजी किसी के नाम का इस्तेमाल करना है, जब मैकडी की फ्रेंचाइजी लेनी है तो आपको मैकडी वालों को पेमेंट करना होगा एक अच्छा खासा, तो जितने टाइम के लिए आपको परमिशन मिलती है उसके नाम को यूज़ करने के लिए, वो असेट है उतने टाइम तक के लिए आपके लिए। So fixed asset are further divided into two parts: tangible asset, intangible asset. Fixed asset means non-current asset which are purchased for long-term purpose. एक तो आप उन्हें long-term purpose के लिए खरीदते हैं, that is generally more than 1 year, and not for resale, उन्हें resale purpose के लिए नहीं खरीदा जाता है, तो उन्हें आप fixed asset बोलते हैं। fixed asset दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, tangible asset और intangible asset। अब हम आगे बढ़ते हैं। करंट एसेट्स करंट एसेट मतलब ऐसी कोई भी एसेट जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। विद इन 1 ईयर का मतलब अकाउंटिंग पीरियड, जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है जनरली इंडिया में, और नेक्स्ट मार्च को 31 मार्च को एंड होता है। तो ऐसी कोई भी एसेट जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, कैश में रियलाइज हो जाती है, तो उसे आप करंट एसेट बोलते हैं। इन्हें शॉर्ट टर्म एसेट भी बोल सकते हैं हम। करंट एसेट और दोज एसेट, ये वो एसेट होती हैं विच आर मेंट फॉर सेल, जिन्हें बेचने के मोटिव से खरीदा जाता है, और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश, जिन्हें मैनेजमेंट चाहता है कि कैश में कन्वर्ट हो जाए विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर। एज सच दीज एसेट आर ऑल्सो टर्म एज शॉर्ट लिव्ड और एक्टिव एसेट। इन्हें शॉर्ट टर्म या शॉर्ट लिव्ड और एक्टिव एसेट भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल डेटर्स, अभी आप पढ़ेंगे डेटर्स वर्ड एक इस्तेमाल किया जाता है जब आप क्रेडिट पे किसी को गुड्स बेचते हैं, उधार सामान बेचते हैं, तो जिस पर्सन को आप उधार सामान बेचते हैं वो आपका डेटर्स होता है अकाउंट्स में, और उससे पैसे देने का राइट होता है, और 1 साल के अंदर जनरली वो पैसे दे देते हैं। तो डेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ रीजनेबल शॉर्ट पीरियड। आप जनरली 2 महीना 3 महीने के
उधार देते होंगे जनरली, तो वो 1 साल के अंदर पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टॉक भी अभी आप पढ़ेंगे, ऐसा कोई भी सामान जो आप बेचने के मोटिव से खरीदते हैं, जिसमें आप डील कर रहे हैं। जैसे आप कपड़े का बिजनेस करते हैं तो कपड़ा खरीदना बेचना आपके लिए स्टॉक है, स्टॉक बोलते हैं उसको। तो स्टॉक इज कंटिन्यूसली सोल्ड। बिल्स रिसीवेबल आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू कैश, BR भी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। अब ये बिल्स रिसीवेबल क्या होता है अभी थोड़े टाइम बाद डिस्कस करेंगे जब डेटा का टॉपिक आएगा। करंट एसेट्स आर ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एसेट। कई लोग करंट एसेट्स को फ्लोटिंग एसेट भी बोलते हैं क्योंकि चेंज होती रहती हैं। सर्कुलेटिंग एसेट भी बोलते हैं क्योंकि बिकती रहती हैं, आती जाती रहती हैं। एज द अमाउंट एंड नेचर ऑफ सच एसेट कीप चेंजिंग कंटिन्यूसली, क्योंकि इनका अमाउंट बदलता रहता है। क्योंकि आप डेली गुड्स खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, फिर बेच देते हैं, तो वो फ्लोट करता रहता है। सेम कपड़ा थोड़ी रहेगा पूरे साल भर, आप कपड़े खरीदते रहेंगे और बेचते रहेंगे, तो वो करंट एसेट से जो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो कई लोग इन्हें फ्लोटिंग और सर्कुलेटिंग एसेट भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट। फिक्टिशियस और नॉन फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक, इमेजिनेशन की बात हो रही, नॉमिनल एसेट की बात हो रही, इसे समझ लेते हैं। अभी आप अकाउंट पढ़ना आपने स्टार्ट किया है, पर आप 2 टर्म पहले समझ लीजिए। एक, जब भी कोई बिजनेसमैन कोई बिजनेस करता है तो उसे प्रॉफिट और लॉस पता होना चाहिए। वो प्रॉफिट और लॉस को जानने में इंटरेस्टेड होता है बिजनेसमैन, कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ या जो सर्विस दे रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, या तो मैं मैन्युफैक्चर हूँ, या तो मैं मैन्युफैक्चरर हूँगा, बनाऊँगा फिर बेचूँगा, या मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँगा, या फिर मैं ट्रेडर हूँगा। ट्रेडर मतलब बना बनाए खरीदूंगा बेचूंगा। तो मुझे प्रॉफिट और लॉस पता करना होगा अपने बिजनेस का। तो एक P&L अकाउंट बनता है ईयर के एंड में। P&L अकाउंट मतलब एक स्टेटमेंट बनता है। आप अभी इसको ऐसे समझ लीजिए क्योंकि अभी आप बेसिक पढ़ रहे हैं। P&L अकाउंट बनता है। P&L अकाउंट में आप इस साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो लिखते हैं आप सारे एक्सपेंसेस को, साल भर के, पूरे साल भर के एक्सपेंस लिख दीजिए कि रेंट, अगर आपने ऑफिस रेंट पे ले रखा है तो साल भर का रेंट कितना है, आपने कितना सामान खरीदा था बेचने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एम्प्लॉय सैलरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इस साइड जो आपका राइट हैंड साइड है, इस साइड इनकम लिखी जाती है कि आपकी सेल कितना हुआ, सामान कितने मिला, अगर आपने कोई FD वगैरह कराई थी बिजनेस के नाम से तो इंटरेस्ट कितना मिला, कोई और कोई इनकम हुई है एक्सेट्रा, वो सब लिखेंगे। अगर इनकम का टोटल ज़्यादा आता है, एक्सपेंस का कम आता है, तब तो आपको नेट प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट हो जाएगा घटाने के बाद एक्सपेंस को, नेट प्रॉफिट। और अगर एक्सपेंस का टोटल ज़्यादा आता है तो ऑब्वियसली आपको लॉस होगा, राइट। तो इसके लिए अकाउंट बनता है जिसे P&L अकाउंट बोलते हैं। और ये 1 ईयर की सिचुएशन दिखाता है, ठीक है, कि 1 ईयर में आपका इतने इनकम है, आपके इतने एक्सपेंस है, तो 1 साल बाद आप इसका नेट प्रॉफिट और लॉस निकालने की कोशिश करते हैं। और एक स्टेटमेंट बनता है बैलेंस शीट, जिसे हम अकाउंट में बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंस शीट प्रॉफिट और लॉस नहीं बताती है, ये केवल ये बताती है कि आपके बिजनेस में इतनी इतनी असेट है। इसके राइट हैंड साइड तो असेट लिखी जाती है, असेट आप पढ़ चुके हैं। ऐसी कोई भी थिंग जो वैल्यूएबल नेचर की हो और जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है असेट, जो भी आपने पढ़ा 1 साल के अंदर भी बेचते हैं, तो जिन्हें करंट असेट बोलते हैं वो भी इसमें शो होंगी। तो असेट जितनी भी है आपके पास, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा, वो सब लिखी जाएंगी यहाँ अपनी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी, जो भी आपको पेमेंट करना है, बैंक से लोन लिया वो, क्रेडिटर जिनसे उधार सामान खरीदा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। तो ये बैलेंस शीट होती है, ठीक है। बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताएगी, बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी। फाइनेंशियल पोजीशन मींस आपके पास कितनी एसेट हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं, दैट्स इट। जबकि P&L अकाउंट जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होगा, वो आपको प्रॉफिट और लॉस बताएगा पूरे पर्टिकुलर ईयर का, कि आप क्या करेंगे, पूरे साल भर की 12 मंथ की, जो अप्रैल से मार्च तक आपने कमाया, वो इनकम लिख देंगे इसके। आप राइट हैंड साइड में डेबिट क्रेडिट तो आपने नहीं पढ़ा, इसलिए आपको भी लेफ्ट एंड राइट साइड बताया जा रहा है। इसके आप लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सपेंस लिख देंगे। अगर एक्सपेंस का टोटल ज़्यादा होगा, इनकम का कम होगा, तो ऑब्वियसली वो लॉस कहलाएगा, नेट लॉस। और अगर इनकम का साइड का टोटल ज़्यादा है, यानी आपके राइट हैंड साइड का टोटल ज़्यादा है, जहाँ आप इनकम लिख रहे हैं, इसका टोटल ज़्यादा है, तो जो अमाउंट आएगा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। अब हम फिक्टिशियस एसेट को समझते हैं, जो हमारा टॉपिक है। सपोज आपने कोई एडवर्टीजमेंट किया, कोई कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी ले लें, HUL ले लें, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसका लक्स एक सोप आता है, आपने लक्स के सोप का नाम तो सुना ही होगा, साबुन आता है, राइट। तो HUL क्या करता है, जब भी वो ऐड बनाता है, फेमस एक्ट्रेस को लेके वो लक्स के सोप का ऐड बनाता है। तो ये एडवर्टीजमेंट बनाने जा रहा है, ठीक है, लक्स का ऐड बनता है। अब जब एडवर्टीजमेंट बनता है तो ये बहुत हैवी खर्चा आता है, क्योंकि उस एक्ट्रेस को पे करने होंगे अमाउंट, मान लीजिए 50 करोड़ रुपये दिया उस एक्ट्रेस को, प्लस और स्टाफ वगैरह भी जो इसमें इन्वॉल्व है, कोई एडवर्टीजमेंट एजेंसी वगैरह है, उसको दिया 10 करोड़।
अब ये ऐड का जो एक्सपेंस आया 60 करोड़ आ गया आपका। 60 करोड़ केवल एक एडवर्टीजमेंट बनाने का खर्चा है। बिजनेस में और भी तो खर्चे होते हैं, राइट। अगर हम ये 60 करोड़ का एक्सपेंस सीधे पीएनएल में लिखेंगे तो हम सीधे लॉस में जाएंगे, क्योंकि एक ही खर्चा 60 करोड़ का भी तो बहुत सारे एक्सपेंस बाकी हैं, साल के रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टाफ की सैलरी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो फिर ये बहुत बड़ा खर्चा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या डिसाइड करेगा कि पहले आप ये एनालिसिस करिए, अकाउंट्स बोलती है ये जो एक्सपेंस आपने किया है क्या इसका बेनिफिट आपको 1 साल में मिल जाएगा या लॉन्ग टर्म चलेगा। तो अब अनुमान लगाता है मैनेजमेंट कि जो ऐड बनाए हम 5 साल तक टीवी पे दिखाएंगे, यानी 5 साल तक इस ऐड का बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो फिर ये खर्चा जो किया है आपने, जो एक्सपेंस किया है, ये 5 साल का है ना, तो आप पीएनएल में थोड़ी लिख सकते हैं 1 साल। पीएनएल तो केवल 12 मंथ की सिचुएशन बताता है, 1 साल की सिचुएशन बताता है, पूरे साल भर की बताता है, ये थोड़ी कि 10 साल या 5 साल की बताता है। तो क्या कहती है अकाउंट्स की, जो एक्सपेंस आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, तो ये खर्चा एडवर्टीजमेंट पर ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, तो आप इसको एक साथ पीएनएल में लिख सकते हैं, केवल 12 मंथ का पार्ट ही पीएनएल में जाएगा। तो 5 का डिवाइड लग जाएगा 60 करोड़ में, तो ये आ जाएगा 12 करोड़, राइट। यानी आप हर साल पीएनएल में 12 करोड़ ही लिखेंगे 5 साल तक, 12 करोड़ 12 करोड़ 12 करोड़, इस क्योंकि ये खर्चा आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है। तो ये आपको एक साथ पीएनएल में नहीं लिखना है, इसका जितना बेनिफिट आपको 12 मंथ में मिल रहा है उसका ही लिखना अमाउंट। तो पीएनएल में हम 12 करोड़ ही लिखेंगे, ठीक है। बाकी कितना बच गया, 60 माइनस 12, 48 करोड़ बच गया। ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, तो एक तरह से असेट है, आप असेट साइड में लिखेंगे बैलेंस शीट की, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा तो इसलिए आप असेट साइड में लिखेंगे इसको, क्योंकि ये बेनिफिट देगा, असेट है, 4 साल तक आपको एक खर्चा बेनिफिट देगा। इस ऐड को आप टीवी पे दिखाकर आप 4 साल तक अपनी सोप को सेल बढ़ा सकते हैं। तो ये तो खर्चा है, पर आप इसे असेट में लिखेंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है। पर ये रियल में कोई असेट नहीं है ना, रियल में तो ये एक्सपेंस है, पर ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, इसे आप धीरे धीरे करके इसे कम कर रहे हैं। कई लोग इन्हें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ऐसा खर्चा, रेवेन्यू मतलब जो डे टू डे की एक्टिविटी से रिलेटेड है, जिसका बेनिफिट 12 मंथ में मिल जाता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। तो एडवर्टीजमेंट का खर्च एक्सपेंस रेवेन्यू ही होता है, पर ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, तो इसे डेफर कर देंगे, मतलब धीरे धीरे करके राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ मतलब घटाएंगे प्रॉफिट में से, डेफर मतलब पोस्टपोन कर देना, आप एक साथ पीएनएल में नहीं लिखेंगे। तो ऐसा एक्सपेंस जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, ठीक है, जिसको आप धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं, तो इसे कई लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी बोलते हैं और फिक्टिशियस या नॉमिनल असेट भी बोलते हैं, क्योंकि रियल में तो असेट नहीं है, रियल में तो खर्चा ही है, पर ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, इससे इसका नाम ये इस तरह से डिफाइन किया जाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस या फिक्टिशियस और नॉमिनल असेट। पढ़ लेते हैं। दीज आर असेट विच कैन नॉट बी रियलाइज इन कैश, ये कैश में थोड़ी कन्वर्ट हो सकता है, आप पेमेंट तो कर चुके हैं टोटल 60 करोड़ का, और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव फ्रॉम दीज असेट, पर उस एक्सपेंस से कोई फर्दर बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे सच असेट इंक्लूड डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट एंड द एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटन ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो दीज असेट आर नॉट रियली असेट, ये वास्तव में तो कोई असेट नहीं है, बट आर शोन ऑन द asset side only for the purpose of transferring them to P&L account gradually over a period of time। इन्हें धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे आप P&L में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है इसलिए। तो इसको कैश में तो अब नहीं मिलेगा, पैसा तो एक बार खर्च हो गया, आपको कैश तो मिलेगा नहीं, पर ये धीरे धीरे आप P&L में अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि आपको ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है। मैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझा देता हूँ यहाँ पर ही। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मतलब डे टू डे से रिलेटेड जो खर्चा होता है। देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर, ऐसे बहुत से खर्चे होते हैं विच आर रेवेन्यू इन नेचर, जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, मतलब जो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, बट द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू बी डिराइव, डिराइव मतलब रिसीव्ड होता है उनका बेनिफिट ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, कई सालों तक मिलता है। सच एक्सपेंडिचर आर टर्म है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन्हें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? तो आगे क्या, द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर जनरली लास्ट बिटवीन 3 to 7 ईयर तक मिल सकता है। एज सच द होल ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज नॉट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट फॉर द करंट ईयर। हम एक साथ इसको पीएनएल अकाउंट में नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो पीएनएल तो 12 मंथ की सिचुएशन बता रहा है, और ये एक्सपेंस आपको 5 साल का बेनिफिट दे रहा है, तो अब एक साथ नहीं लिखेंगे ना पीएनएल, मतलब गलत हो जाएगा पीएनएल।
बट स्प्रेड ओवर, उस खर्चे को बांट दिया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है ओवर द ईयर फॉर विच द बेनिफिट इज लाइकली टू लास्ट, जब तक आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। दस ओनली अ पार्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज टेकन टू P&L अकाउंट एवरी ईयर, उस एक्सपेंस का थोड़ा पार्ट तो P&L में जाएगा जितना 12 मंथ से रिलेटेड है। एंड द अनरिटन ऑफ पोर्शन, जितना आपने अनरिटन मतलब 48 करोड़ इस एग्जाम्पल में 12 करोड़ तो P&L में चला गया, घट गया, इसे रिटर्न ऑफ बोलते हैं। अनरिटन एक्सपेंस जो नहीं घट पाया प्रॉफिट में से, आगे लिखा है पोर्शन इज अलाउड टू स्टैंड ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, वो असेट साइड में आएगा बैलेंस शीट की। For example, a firm spent a huge amount, rupees 2 lakh on advertisement to introduce a new product in the market. एक फर्म मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने 2 लाख का खर्चा किया एडवर्टीजमेंट में, मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट्स बेनिफिट विल लास्ट 4 ईयर, आपको 4 साल तक मिलेगा इस 2 लाख का फ़ायदा। तो आप क्या करेंगे, 4 का डिवाइड लगा देंगे, 2 लाख में 50,000 विल बी चार्ज इन P&L अकाउंट द सेम ईयर, 50 लाख तो 50,000 तो P&L अकाउंट में सेम ईयर में ट्रांसफर होंगे एंड ऑफ ईच ईयर ऑन 4 कॉन्सिक्यूटिव ईयर, और बाकी 3 साल का जो अमाउंट है वो बैलेंस शीट में आएगा और फिर वो हर साल राइट ऑफ होता जाएगा। 50,000 विल बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट ईच ईयर and the balance will be treated as an asset shown on the asset side of the balance sheet. As such, the amount shown on the asset side will be rupees 150 in the first year, 150 बचेगा, भी नेक्स्ट ईयर 50 आप P&L में ट्रांसफर कर देंगे तो सेकेंड ईयर में 1 लाख रह जाएगा, फिर सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में दोबारा 50,000 बच जाएगा। इस तरह आप धीरे धीरे करके इस एक्सपेंस को राइट ऑफ कर देते होंगे। तो आई होप फिक्टिशियस और नॉमिनल असेट का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी कोई भी असेट जो रियल में असेट नहीं होती, कोई भी अगर इंटरव्यू में पूछते हैं आपसे व्हाट डू मीन बाय फिक्टिशियस और नॉमिनल असेट, तो आप कैसे बोलेंगे, ऐसी असेट जो रियल में असेट नहीं है, रियल में वो एक्सपेंस है पर वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, इसलिए आप उसे धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं। तो जितना पार्ट आप सेम ईयर में राइट ऑफ नहीं करते, नहीं घटाते हैं प्रॉफिट में से, उस पार्ट को आप फिक्टिशियस और नॉमिनल असेट बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल रिसिट एंड रेवेन्यू रिसिट। ठीक है, कैपिटल रिसिट और रेवेन्यू रिसिट भी समझ लेते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, राइट, और रिसिप्ट का मतलब होता है पैसे का आना। आपको रिसिप्ट हो रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है, पैसा जा रहा है, रिसिप्ट। ठीक है, जो अकाउंटिंग एक्टिविटी होती है, जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती है, उन्हें 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक होती है रेवेन्यू नेचर की एक्टिविटी और एक होती है कैपिटल नेचर की एक्टिविटी। रेवेन्यू मतलब जो एक्टिविटी डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड होती है। रेवेन्यू एक्टिविटी मतलब जो डे टू डे के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होती है। जैसे रेंट आप पे करेंगे हर महीने ऑफिस का, राइट, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल देंगे, स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी, स्टेशनरी एक्सेट्रा खर्चे होंगे, ये डे टू डे बेसिस पे इंकर्ड होते हैं, यानी एवरी मंथ होते हैं या डे टू डे होते हैं। तो ये रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस होते हैं और इनका बेनिफिट आपको सेम 12 मंथ में मिल जाता है। 12 मंथ जो अपना काउंटिंग पीरियड जो अप्रैल टू मार्च स्टार्ट होता है, तो ऐसा एक्सपेंस जो आपको डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, जिसका बेनिफिट आपको विद इन 1 ईयर मिल जाता है, उन्हें तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, यानी रेवेन्यू एक्टिविटी का पार्ट है। ऐसे कैपिटल मतलब ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। तो आपने पढ़ाई था अभी, फिक्स एसेट खरीदी, बिल्डिंग, लैंड, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, तो ये सब खर्चे हैं, तो खर्चा पैसा तो इनमें भी जा रहा है, पर ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहे हैं, तो इन एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, यानी कैपिटल एक्टिविटीज़ हैं ये, बिजनेस की कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। तो क्या फ़र्क समझ में आया? रेवेन्यू एक्टिविटी मीन एनी एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। जो डे टू डे की एक्टिविटी होती है, जो डेली के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनसे कोई रिलेटेड एक्टिविटी वो रेवेन्यू है, और उसको एक्टिविटी से रिलेटेड जो एक्सपेंस हो रहा है, जो भी एक्सपेंस खर्चा हो रहा है, उससे आप बोलेंगे